तो कैसे प्यारे बच्चों, ठीक हैं? प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग मैथ्स का एक टॉपिक है क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इसके बारे में प्यारे बच्चों हम लोग शुरू कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने इसका एक इंट्रो क्लास दिया था आप लोगों को, कि उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है उसको देख लिया होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आपको इंट्रो क्लास हमारा नहीं समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं, आज हम लोग इसको रिवाइज़ भी करेंगे और इसके आगे फर्दर प्रोसीड भी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एपी नहीं समझ में आता, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आपको समझ में नहीं आता, कंसेप्ट उसके क्लियर नहीं है, या आपको सवाल बनाने में दिक्कत हो रही है, तो प्यारे बच्चों आज का क्लास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत कंसेप्चुअल क्लास होने वाला है रिगार्डिंग एपी, है ना। इसलिए प्यारे बच्चों इस चैप्टर को, इस जो है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ताकि जो है सारे कंसेप्ट आपके एपी के बारे में क्लियर हो जाएं और सारे के सारे जो है क्वेश्चंस का जो है आप सही आंसर कर सकें। ठीक है, तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद जो है प्यारे बच्चों हम लोग आपको स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले है व्हाट इज़ एन एपी। ठीक है, एपी क्या होता है? तो एपी का फुल फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सब समझाते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक ऐसा सीरीज़ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। सही है, हमने लिखा 1 2 3 4 5 6। तो प्यारे बच्चों, ये जो नंबर्स हैं ये किसी न किसी पैटर्न पर सजे हुए हैं। देखिए, एक के बाद दो, यानी कि एक में जब हम एक जोड़े हैं तो आया है 2, फिर 2 में एक जोड़े हैं तो आया है 3। तो ये एक रेगुलर पैटर्न है। तो इस तरह के बहुत सारे पैटर्न्स बन सकते हैं। हो सकता है कि हम ऐसा कर ले 2 4 6 8 10 ये ले लें, या ये हो सकता है कि हम स्क्वायरिंग कर दें, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो ये सब प्यारे बच्चों अभी हम एपी की बात नहीं कर रहे, अभी हम पैटर्न की बात करें। तो ये सारे के सारे एक पैटर्न पर सजे हुए हैं। ठीक है, अगर हम रूट की बात करें तो √2, √3, √4, √5। तो ये सब प्यारे बच्चों एक पैटर्न पर सजे हुए हैं, एक खास एक ऑर्डर पर सजे हुए हैं, एक नियम के तहत, एक नियम और एक कानून के तहत जो ये है सजे हुए हैं। तो इनको हम पैटर्न कह सकते हैं, इनको हम सीरीज़ कह सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, एपी जो है इसी पैटर्न और इसी सीरीज़ में से निकल के आता है एक एपी। तो एपी क्या है, एपी की शर्त क्या है, एपी के लिए कंडीशन क्या है? तो प्यारे बच्चों, एपी भी एक तरह का सीरीज़ है, एपी भी एक तरह का पैटर्न है। लेकिन क्या है कि एपी के लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है, यानी कि नंबर्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखिए 1 के बाद 2, तो जो डिफरेंस है, यानी कि अगर हम 2 में से 1 को माइनस करते हैं तो हमारा कितना नंबर आएगा? 1 आएगा। यानी कि डिफरेंस कितना आएगा? 1 आएगा। 2 और 1 का डिफरेंस 1। फिर अगेन 3 और 2 का डिफरेंस कितना है? तो 3 और 2 का डिफरेंस अगेन 1 है। फिर 3 और 4 का डिफरेंस कितना है? तो अगेन 1 है। तो कहता है कि ऐसा सीरीज या ऐसा पैटर्न या नंबर्स इस ऑर्डर में सजे हुए हों कि हर 2 नंबर का जब हम डिफरेंस निकालें तो वो पूरे के पूरे पैटर्न या सीरीज या ऑर्डर में सेम आए। तो यहाँ आप देख लीजिए, अगर इसी तरह से ये नंबर और आगे चला जाएगा, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 एंड सो ऑन इन अप टू द इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर बन सकता है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। प्यारे बच्चों, हमारा जो चीज़ यहाँ है, यहाँ ये देखना है कि क्या 2 नंबर के बीच का डिफरेंस, हर 2 नंबर के बीच का डिफरेंस क्या सेम है। तो यहाँ देखते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस भी 1, इन दोनों का डिफरेंस भी 1। याद रहे प्यारे बच्चों कि डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से सबट्रैक्ट करते हैं। तो 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया बचा 1, 5 में से 4 गया बचा 1, 6 में से 5 गया बचा 1। तो प्यारे बच्चों, हम ये देख पा रहे हैं कि ये सारे के सारे नंबर जब हम पेयर में लेते हैं, यानी कि जस्ट बगल वाले नंबर को जब हम पेयर में लेते हैं और उन दोनों को हम क्या करते हैं, जो बड़ा वाला है उसमें से छोटा वाला माइनस करते हैं, तो क्या आ रहा है कि हर 2 नंबर का डिफरेंस आ रहा है सेम। इस वाले सीरीज में, इस वाले पैटर्न में हमारा हर 2 नंबर का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है सेम। ठीक है, तो इसीलिए प्यारे बच्चों, ये वाला ऐसा पैटर्न
या ऐसा नंबर का जो है सीरीज जिसमें हर दो नंबर का जो है डिफरेंस सेम आता है, उसको हम कहते हैं एपी। उसको हम कहते हैं एपी। अब एपी में अरिथमेटिक यूज़ किए हैं, यानी कि अरिथमेटिक मतलब नंबर्स यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, इसलिए अरिथमेटिक है। प्रोग्रेशंस क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे हम प्रोग्रेशंस। यानी एक खास पैटर्न पर एक खास नंबर जुड़ता जुड़ता आगे बढ़ता जा रहा है। हो सकता है वो आगे पॉजिटिव की तरफ बढ़े, यानी पॉजिटिव इंटीजर की तरफ बढ़े, या हो सकता है वो नेगेटिव इंटीजर की तरफ बढ़े, हो सकता है वो होल नंबर की तरह आगे बढ़ता चला जाए। तो कुछ भी हो, आगे बढ़ेगा, कोई ना कोई खास नंबर ऐड होता जाएगा, वो आगे बढ़ता जाएगा। और चूंकि नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी अरिथमेटिक यानी नंबर्स, यानी कि जो नंबर्स हैं वो हमारे किसी न किसी खास वैल्यू को ऐड अप करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। लेकिन प्यारे बच्चों, बाकी जो बच गया ये हमारा एपी है। दिस इज आवर एपी, ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन बाकी को चेक कर लेते हैं, क्या बाकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है कि नहीं। यहाँ देख लीजिए, 4 में से 2 गया, बचा डिफरेंस 2। 6 में से 4 गया, बचा डिफरेंस 2। 8 में से 6 गया, बचा डिफरेंस 2। 10 में से 8 गया, बचा डिफरेंस 2। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एपी हो जाएगा। कंडीशन फुलफिल हो गया। कंडीशन क्या है कि सारे के सारे बीच में, दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। इसी जो है डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, बिकॉज के ये डिफरेंस कॉमन रहता है सब में, ठीक है। यानी कि 2 2 2 जो डिफरेंस आया है सब में सेम आया है, इसलिए कॉमन डिफरेंस इसका नाम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले बच्चों, कॉमन डिफरेंस जो है वो सब में क्या है? सेम है, इसीलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एपी बन जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा एपी, इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा एपी बन सकता है कि नहीं बन सकता है। जैसे कि 2 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16, 5 5 25। तो प्यारे बच्चों, अगर इसमें से हम माइनस करने की कोशिश करेंगे, 9 में से 4 गया, बचा हमारा 5, 16 में से 9 गया, बचा हमारा 7, फिर 25 में से 16 गया, बचा हमारा 9। तो प्यारे बच्चों, यहाँ जो डिफरेंस है प्यारे बच्चों वो कॉमन नहीं आ रहा है, सबका डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, इसीलिए ये हमारा एपी नहीं होगा। ये हमारा सीरीज तो हो सकता है, ये हमारा पैटर्न तो हो सकता है, पैटर्न ऑफ नंबर्स तो हो सकता है, लेकिन हमारा एपी नहीं कहलाएगा, क्योंकि एपी के लिए जो शर्त है, जो कंडीशन है कि दो नंबर का बीच का डिफरेंस, सारे दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो है सेम होना चाहिए। यहाँ पर दो नंबर के बीच का डिफरेंस 5 आया है, फिर दो नंबर के बीच का डिफरेंस 7 आया है, फिर दो नंबर के बीच का डिफरेंस 9 आया है। ये तीनों का तीनों अलग अलग है, इसलिए ये एपी कभी नहीं होगा। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको एपी समझ में आया गया होगा कि एपी होता क्या है, ठीक है। और अगर हमको डिटरमिन करना हो, बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हो, बहुत सारे पैटर्न्स दिए हुए हो, उसमें से अगर हमको देखना है कि ये इसमें से एपी कौन सा है, तो हम इसको जो है आसानी से समझ सकते हैं और इसको जो है हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि भाई एपी में कॉमन डिफरेंस हर दो नंबर का सेम होना चाहिए। हो सकता है कि किसी दो नंबर का कॉमन डिफरेंस सेम आ गया लेकिन तीसरे का अलग आ गया, तो वो फिर भी वो एपी नहीं कहलाएगा। एपी के लिए शर्त है कि सारे के सारे दो नंबर्स, यानी कहीं से भी हम जो है दो नंबर्स उठाते हैं, लेकिन उठाना कौन सा है? जस्ट बगल वाले को, ठीक है। यहाँ पर अगर हम यहाँ बात करें कि 1 और 3 को अगर हम उठाएंगे तो यहाँ पर हमारा काम नहीं चलेगा। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, इस तरह से उठाना है कि जस्ट बगल वाले। तब चेक करेंगे कि भाई उसका दोनों का डिफरेंस जो है सारे के सारे नंबर्स का, अगर हम पेयर लेते हैं तो पेयर का डिफरेंस जो है सेम है कि नहीं। अगर सेम आया तो हमारा एपी होगा, सेम नहीं आया अदरवाइज क्या होगा? एपी नहीं होगा, ठीक है। तो व्हाट इज एन एपी, ये आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि एपी हमारा होता क्या है, ठीक है। एपी ही से मिलती जुलते बहुत सारे प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है। आप जब हायर क्लासेस में जाइएगा तो इसके बारे में आप फर्दर स्टडी कीजिएगा। फिलहाल हम लोगों को जो है स्टिक रहना है हमारे एपी से, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होता है। एक बार और इसको जो है अच्छे से डीपली समझ लेते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों
अभी हमने कहा कि ये जो हमारा नंबर है, ये जो हमारा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये वाला जो हमारा नंबर है, ये जो सीरीज़ है हमारा, ये जो नंबर सजे हुए हैं वो एपी में सजे हुए हैं, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है। तो कहता है कि जो फर्स्ट टर्म है, यानी कि ये हमारा जो 1 है, यानी पहला है ना, पहला नंबर, ये कहलाता है फर्स्ट टर्म, जिसको हम दिखाते हैं स्मॉल ए से, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है? फर्स्ट टर्म कहलाता है, यानी फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म कहलाता है सबसे पहला वाला नंबर, उसको हम स्मॉल ए से दिखाते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों D4 हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस, ठीक है, D4 कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जो हमने अभी आपको बताया कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है ना, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस, यानी सारे नंबर्स के हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस जो है हमारा कॉमन डिफरेंस है, उसको हम D से दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि अब जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ताकि एपी के बारे में और अच्छे से आपको बातें मालूम चल जाए, ठीक है, और जो है इसका कंसेप्ट आपको और जो है मजबूत हो जाए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करने जा रहे हैं कि अब इससे पहले कि हम जो है एपी पर कुछ क्वेश्चंस को बनाएं, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है 2 क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। इससे पहले प्यारे बच्चों जनरल टर्म्स हम लोग जान लेते हैं कि जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है। यानी कि फर्स्ट टर्म को तो हम लोग दिखाते हैं, फर्स्ट टर्म को ए से दिखाते हैं, सेकंड टर्म को प्यारे बच्चों हम लोग लिखते हैं ए प्लस डी। यानी कि कभी भी अगर आपको कोई एपी निकालना हो और आपको नहीं दिया हुआ हो, तो आप जनरल टर्म्स का यूज़ करके भी एपी निकाल सकते हैं कि उसका फर्स्ट टर्म इसको हमको मानना पड़ेगा ना, कि फर्स्ट टर्म जो है हमारा ए होगा और सेकंड टर्म हमारा ए प्लस डी होगा। उसी तरह से थर्ड टर्म हमारा a प्लस 2d होगा और हमारा फोर्थ टर्म a प्लस 3d होगा, ठीक है। इसको आप याद रख लेंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये यहाँ पर a प्लस डी क्यों आया और a प्लस 2d क्यों आया, a प्लस 3d क्यों आया, ये आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा जब हम लोग nth टर्म ऑफ एन एपी पढ़ेंगे, जो कि हमारा अगला जो है टॉपिक है, ठीक है। फिलहाल जो है आपको जो है नोट डाउन कर लेना है। ये जो है हमारा जो है फर्स्ट टर्म को हम लोग a और सेकंड टर्म को a प्लस डी और थर्ड टर्म को a प्लस 2d एंड फोर्थ टर्म को a प्लस 3d एंड सो ऑन, इसी तरह से लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो है हम लोगों को क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन कहता है फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को निकालना है प्यारे बच्चों के अगर कोई एपी का आप लोगों को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है तो आप उसका फर्स्ट 4 टर्म्स बताइए, ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म्स बताइए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि फर्स्ट टर्म, अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारा जो होगा वो हमारा a के बराबर होगा, यानी कि जो फर्स्ट टर्म होगा a, यानी कि a तो दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है? -1.25, सही। इसके बाद हमारा है सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? पहले a प्लस डी, अभी हमने लिखाया आपको कि सेकंड टर्म क्या होता है? a प्लस डी होता है, ठीक है। तो a प्लस डी यानी कि -1.25 प्लस माइनस ब्रैकेट में ले लेंगे 0.25, ठीक है। ये हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, साइन माइनस कराएगा, ये हो जाएगा 1.50, ठीक है। ये हमारा सेकंड टर्म कितना निकल गया? हमारा 1.50। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो थर्ड टर्म के लिए हमने लिखा है कि क्या? a प्लस 2d। तो फिर अगेन a हमारा कितना है? -1.25 प्लस 2 माइनस में लिखेंगे 0.25, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपको 0.25, ये हो जाएगा आपको 0.5, ठीक है, 0.50, ठीक है। तो ये अगेन हो जाएगा आपको माइनस 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 ले लेंगे तो हो जाएगा 1.75, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड टर्म हो गया।
उसी तरह से हमारा फोर्थ टर्म निकाल देंगे। ठीक है, फोर्थ टर्म में अब प्यारे बच्चों निकालना आसान है। अब एक प्रोसेस आपने समझ लिया है कि भाई हमारा डी, ठीक है, हमारा डी कितना है, ठीक है, हमारा डी है 0 माइनस है 0.25, ठीक है, और हमारा आया है थर्ड टर्म इतना। तो अगर हम थर्ड टर्म में इस माइनस ऑफ 0.25 को जोड़ देंगे तो हमारा नेक्स्ट टर्म निकल जाएगा। तो सिंपली ये हो जाएगा माइनस ऑफ, चूंकि ये भी माइनस में है और डी भी माइनस में है, तो माइनस माइनस वाला क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है और साइन माइनस में ही रहता है। तो यहाँ माइनस लिखेंगे, यह आएगा -2.0। चूँकि आप देखिए कि 0.25 बढ़ रहा है, 0.25 इंक्रीजिंग है। सबसे पहला में 1.25 था, उसके बाद 1.50 आया, यानी 25 बढ़ गया, फिर 1.75 आया, तो अब क्या आएगा 2.00, ठीक है, या फिर 2.0 आएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, इसका चार टर्म जो है एपी का फर्स्ट 4 टर्म्स जो है यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे। ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहला -1.25, दूसरा -1.50, तीसरा -1.75 और चौथा -2। ठीक है, -2.0 ले लीजिए। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने के लिए कह रहा था, ये आपका फर्स्ट 4 टर्म्स हो गया। उसी तरह से प्यारे बच्चों हमारा सेकंड जो है हमारा फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ NAP, जब हमारा A का वैल्यू है -1 और D का वैल्यू 1/2 है, तो इसको भी इसी तरह से प्रोसीड कर लेंगे। ठीक है, एक बार अगर हमको पैटर्न समझ में आ गया कि भाई कितना जुड़ रहा है, कितना बन रहा है, तो हम खुद से भी उसको बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हमने लिखे हैं, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ऑफ दीज एपीज। ठीक है, ये जो एपी लिखा हुआ है, दोनों एपी के दोनों एपी है, मतलब ये आपको कह दिया गया है, ये आपको बता दिया गया है कि दोनों एपी है। अब इसका जो है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म कुछ नहीं है, एकदम आसान है। फर्स्ट टर्म सबसे पहला वाला लिख दीजिए भैया, इसका फर्स्ट टर्म -5, इसका फर्स्ट टर्म 0. फर्स्ट टर्म में तो कोई मसला ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दिक्कत थोड़ी सी अगर है तो हमारा कॉमन डिफरेंस में है कि हमारा कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब कॉमन डिफरेंस चूंकि ये एपी है, कोई सा भी 2 नंबर ले लीजिए, कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होना है, तो कोई से भी 2 नंबर ले लीजिए। आप ऐसा करिए कि ले लीजिए 3.9, इसका आप ले लीजिए 7, इसका 3 ले लीजिए आप, तो 7 - 3 यानी कि 4, यानी कि इसके लिए प्यारे बच्चों 7 - 3 किए हैं, कोई सा भी नंबर लेना है, तो 7 - 3 हमने कर लिया, 7 - 3 = 4, यही 4 जो है कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सारे का। ठीक है, तो कोई सा भी, अब एक नंबर को पता लग गया कि भाई जो है 2 नंबर का डिफरेंस जो है 4 है, तो हमको किसी और को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कि हम जानते हैं कि ये एपी है। उसी तरह से अगर हम 3.9 और 2.8 के बीच के डिफरेंस निकालें तो क्या होगा, 3.9 और 2.8 को हम लोग क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, ये हमारा आ गया 1.1। ठीक है, तो ये जो 1.1 आया प्यारे बच्चों, तो अब ये जो कॉमन डिफरेंस इन दोनों के बीच में हमने निकाला है 1.1, अब वही चीज़ यहाँ आएगा, यहाँ भी 1.1 आएगा, वही चीज़ यहाँ आएगा, यहाँ भी 1.1 आएगा। तो प्यारे बच्चों आप कॉमन डिफरेंस एक बार निकाल लेंगे। ठीक है, शर्त ये है कि ये ज़रूर दिया गया हो कि ये एपी है, तभी हम कहीं से भी 2 नंबर उठा करके, जस्ट अगल बगल वाले को उठाना है, कोई भी 2 नंबर उठा करके हम क्या करेंगे, उसको कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे और कह देंगे भाई यही हमारा कॉमन डिफरेंस इस एपी का होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, कि इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि nth टर्म क्या होता है। ठीक है, तो nth टर्म का लिए एग्जाम्पल जो है हमने यहाँ लिखा है आपको, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 में हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हम लोग जो है फर्स्ट टर्म तो यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है,
सेकंड टर्म जो है हमारा उसको हम लोग लिखते हैं A2, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि हम लोग लिखते हैं टर्म्स को, nth टर्म को लिखते हैं an से, तो हमारा जो सेकंड टर्म हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा A2, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है ये, ठीक है। A2, A3, A4, A5 इस तरह से जो है टर्म्स आता है, ठीक है। तो जो पहला टर्म है उसको हम लोग A लिखते हैं, सेकंड टर्म को लिखते हैं A2, थर्ड टर्म को लिखते हैं A3, इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो हमारा ये है A2। हम एक पैटर्न बनाना चाहते हैं फॉर्मूले का, ठीक है, ताकि हमको फॉर्मूले तक पहुंचना है, ठीक है। हम इस A2 को क्या लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं ना। A2 हमारा है क्या, अल्टीमेटली है 2। इसको हम कैसे लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं 1 प्लस 2 माइनस, चूँकि यहाँ 2 है, ठीक है, सेकंड टर्म, तो 2 माइनस 1 इंटू इस पूरे का इंटू ये जो हम क्या है कॉमन डिफरेंस जो है सबका क्या है 1 है, तो इसलिए यहाँ क्या लिख रहे हैं 1 लिख रहे हैं। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए, 1 प्लस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 1 है, तो ये 1 और ये 1 मिला के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 यहाँ हमारा सेकंड टर्म है, ठीक है। तो सेकंड टर्म के लिए हमने क्या माना था प्यारे बच्चों, हमने माना था a प्लस डी, ठीक है। सिंपली यहाँ भी हम यहाँ पुट करके निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 1, कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा 1 और 1 मिला के 2 हो गया, तो 2 हमारा सेकंड टर्म हो गया। फिर हमारा थर्ड टर्म के लिए हम लिखेंगे A3, फिर अगेन लिखेंगे फर्स्ट टर्म को उतार देंगे, फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ 1 है, 3 चुके हैं यहाँ पर अंदर में, तो इसलिए यहाँ पर 3 माइनस 1 किया है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने कॉमन डिफरेंस 1 था तो 1 ले लिया है, तो ये हमारा निकला, यहाँ आपको देख लीजिए, ये हमारा इसको अगर हम चेक करें 1 3 में से 2 1 गया, बचा 2 इंटू 1 2 और 1 3 हो गया, तो यहाँ हमारा 3 आ गया, ठीक है। 3 हमारा तीसरा टर्म है, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें तो यहाँ हमारा फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म है, फिर 3 में से 1 गया, बचा 2, और ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो ये हमारा हो गया a प्लस 2d। इसके बाद बच्चों a प्लस 4d है, तो सेम ऑर्डर में इसी तरह से a प्लस 4d भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको अगर इसी तरह से इसी पैटर्न में नीचे आते हुए हम लोग an भी तो लिख सकते हैं। an अगर हम लोग लिख रहे हैं यानी कि nth टर्म का, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म लिख लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिखा है, फिर प्लस कर देंगे। फिर आपने यहाँ देखा होगा यहाँ पर जितना नंबर है वहीं यहाँ पर भी नंबर है, देखिए ध्यान से, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर सबसे फर्स्ट वाला नंबर वही है जो जिसका जितने का टर्म हमको निकालना है। अगर हम लोग को nth टर्म निकालना है तो यहाँ लिखेंगे n, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ आखिरी में क्या रख रहे थे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ आखिरी में रख रहे थे कॉमन डिफरेंस। हो सकता है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस तो एक है, किसी क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ लिख देंगे कॉमन डिफरेंस d, ठीक है। तो ये हमारा nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया, ये हमारा nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब कुछ एग्जांपल्स इसके हम लोग देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चंस आपके NCERT बुक्स के हैं, कुछ एग्जांपल्स है बल्कि, ठीक है। तो इन एग्जांपल्स को हम लोग जो है क्लियर कर लेते हैं अच्छे से, ताकि हमारे क्वेश्चन जो है हमसे बनने लगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि डिटरमिन AP हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9, ठीक है। बताइए कि AP आपको AP का फॉर्मेशन करना है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आपको बनाने हैं, ठीक है। दिया हुआ है क्या कि थर्ड टर्म हमारा 5 है और 7th टर्म हमारा 9 है, ठीक है। यानी कि A3 का वैल्यू दिया है 5, ये हमारा गिवन है, ठीक है। A3 का वैल्यू दिया है 5 और A7 का वैल्यू दिया है 9, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग A3 को लिखेंगे कैसे, इस A3 को कैसे लिखेंगे, तो A3 को लिखेंगे A प्लस, हम लोग का फॉर्मूला क्या है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यानी कि जो n है वह वही है जो इसका हम लोगों को जो टर्म है, यानी कि 3, तो 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ये हो गया a प्लस 2d, ठीक है। तो a प्लस 2d का वैल्यू हमारा दिया हुआ है कितना 5, इसको हम लोग जो है घेर लेते हैं। फिर उसी तरह से यहाँ आते हैं, फिर A7 लिया हुआ है तो लिखेंगे a प्लस
7 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ये हो जाएगा a प्लस 6d का वैल्यू कितना दिया है, 9 दिया है, तो यहाँ लिख लेंगे 9। इसको अगेन हम लोग क्या करेंगे, घेर लेंगे। प्यारे बच्चों एक आपको और आसान एक नोटिस कर रहे होंगे आप एक चीज़ कि जैसे कि हमको लिखना है थर्ड टर्म, तो लिखेंगे a प्लस 2d, यानी कि d के बगल में वो संख्या लिखना है, उस संख्या में से एक संख्या कम लिखना है जो यहाँ पर हम लोगों को जो टर्म है, यानी जितना टर्म हम लोगों को जो टर्म निकालना है उससे एक टर्म कम लिख देना है। जैसे कि हम लोगों को लिखना है, मान लिया जाए कि हम लोगों को लिखना है 11 टर्म, तो लिखेंगे a प्लस 10d। ठीक है, बहुत आसान है ये, a प्लस 10d, यानी हमको निकालना है 11 टर्म, लेकिन d के बगल में आएगा 10, यानी a प्लस 10d। उसी तरह से अगर हम लोगों को निकालना है 25, यानी कि कौन सा टर्म निकालना है, 25th टर्म निकालना है, तो लिखेंगे a प्लस 24d। ठीक है, ये 24d क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों को n-1 टर्म चाहिए, n टर्म नहीं चाहिए, n-1 टर्म चाहिए, फिर हम लोगों को उसको d से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 24d। ठीक है, तो ये हमारा जो है दो इक्वेशंस हमारे आ गए प्यारे बच्चों। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, a का वैल्यू कहीं से भी हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, a का वैल्यू हम यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे, या यहाँ से निकाल लें हम लोग, तो ये हो जाएगा a का वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस 6d। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। इस पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमने जो है a का वैल्यू जो निकालना है वो आपको फर्स्ट वाले इक्वेशन में, जिससे हमने जिस इक्वेशन से हमने a का वैल्यू निकालना है, कभी उसमें दोबारा वो तो फिर वही आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करना है, इस इक्वेशन यानी इस a के वैल्यू को डाल देना ऊपर में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, a की जगह हो जाएगा हमारा 9 माइनस 6d, 9 माइनस 6d, अब प्लस ऊपर में 2d है ना। a की जगह लिखा है 9 माइनस 6d, क्योंकि यहाँ से हमने निकाला है 9 माइनस 6d, फिर यहाँ प्लस की जगह प्लस लिखा और 2d की जगह 2d लिख लिया। ठीक है, इक्वल टू 5 हो जाए। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे प्रोसीड कर लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है कि ये जो 9 है उसको हम उस तरफ डाल देते हैं। ये हमारा हो जाएगा 6 में से -6 प्लस डी, तो -6 प्लस डी कितना हो जाएगा हमारा, -4d इज इक्वल टू -4। ठीक है, -4d इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। तो d इज माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, जैसे ही d हमारा 1 निकला वैसे ही हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में हम यहाँ d का वैल्यू 1 डाल के निकाल लेंगे। a का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, a हो जाएगा हमारा 9 माइनस 6d, तो हो जाएगा 9 माइनस 6 इंटू 1 हो जाएगा 9 माइनस 6, ये हो जाएगा 9 माइनस 6 हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो हमारा d का a का वैल्यू कितना निकल गया प्यारे बच्चों, a का वैल्यू हमारा निकल गया 3 और d का वैल्यू निकल गया 1। तो बस अब इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद क्या करेंगे, हम AP लिखना शुरू कर देंगे। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, फर्स्ट टर्म जो है हमारा AP का हमारा है 3। अब हमारा देखिए d कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, d यानी 1 है, तो अब क्या करेंगे 3 में 1 जोड़ देंगे यानी हो जाएगा 4। ठीक है, फिर 4 में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 5, फिर 6, ये हमारा AP का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 3 है और कॉमन डिफरेंस 1 है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग ये वाला क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, ये कहता है चेक वेदर 301 यानी 301 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कहता है कि ये जो नंबर्स का लिस्ट दिया गया है ये, ठीक है, तो बताइए कि क्या 301 इस वाले नंबर के संख्या के लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अगर इस लिस्ट को अगर हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो क्या ये 301 इस लिस्ट में आता है या नहीं आता है। ठीक है, सबसे पहले प्यारे बच्चों ये जो लिस्ट है
पहले इसको ये चेक करें कि ये क्या ये हमारा लिस्ट एपी है कि नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 301 को मान लेंगे कि ये इस एपी में आया है, ठीक है। मान लीजिए कि इस एपी के अंदर में आया है, तो अगर आया होगा तो कोई ना कोई टर्म आया होगा, ठीक है। मान लीजिए कि 50वां टर्म, 60वां टर्म, उसको n टर्म मान के बना लेंगे। फिर n का जो वैल्यू आएगा फिर उस वैल्यू से चेक करेंगे कि जो हमारा n का जो वैल्यू आया है वो होल नंबर में आया है कि फ्रैक्शन में आया है, ठीक है। अगर वो नंबर जो है n का वैल्यू नंबर्स में आया है तब तो मान लेंगे भाई इसमें इस जो है लिस्ट में आ गया। लेकिन अगर वो कहीं फ्रैक्शन में आ गया तो हम नहीं माने, क्योंकि फ्रैक्शन प्यारे बच्चों कभी भी जो गिनती होती है वो फ्रैक्शन में नहीं होगी, ठीक है। वो हमेशा जो है होल नंबर में होगी, नेचुरल नंबर्स में होगी, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये हमारा एपी है कि नहीं, ठीक है। फर्स्ट टर्म, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो 23 माइनस, ठीक है। सबसे पहले चेक करते हैं ना, इसको लिख लेते हैं 5, 11, 17, 23 सो ऑन, ठीक है। पहले इन दोनों नंबर को लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे चेकिंग फॉर एपी, है ना। यानी एपी के लिए पहले हम चेक करें कि ये एपी है कि नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 23 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। इन दोनों नंबर को ले लिया। अब इन दोनों नंबर को ले लेंगे 17 और, क्योंकि एक पीस चेक करने से आपका मसला हल होने वाला नहीं है। आपको डी दिखाना है कि डी इसका सेम है कि नहीं है, यानी कॉमन डिफरेंस सब में कॉमनली सेम है कि नहीं है। उसके लिए हर दो नंबर को उठाना पड़ेगा, ठीक है। फिर 17 और 11 को माइनस करते हैं। 17 माइनस 11 ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। फिर आगे अगेन 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 इज अगेन 6। तो प्यारे बच्चों हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस से सब में कॉमन आया है, इसीलिए क्या हम क्या कहेंगे, ये हमारा एपी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एपी हो गया, ठीक है। जैसे ही हमारा एपी हो गया फिर क्या कहेंगे, लेट 301 बी सम nth टर्म। मान लेते हैं कि 301 जो हमारा है, मान लेते हैं कि इसी एपी का एक कोई nth टर्म है, कोई सा भी टर्म है उसको हम nth टर्म मान लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा an का जो फॉर्मूला है, यानी nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है वो a प्लस n-1 इंटू डी है, सही है। और ये प्यारे बच्चों जो ये an है, इस an के बदले हम लोगों को रखना होगा 301, क्योंकि हमने an जो है यानी कि nth टर्म जो है वो 301 को मान लिया है। मान लेते हैं कि वो हमारा जो है nth टर्म है, तो उसके जगह हम 301 लिख लिया। यहाँ फर्स्ट टर्म की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। फिर n की जगह n रहने देंगे, फिर 1 लिखेंगे। फिर कॉमन डिफरेंस हमारा 6 है तो 6 लिख देंगे, ठीक है। इसको यहाँ ऊपर की तरफ प्रोसीड करते हैं। इसके बाद जो है हमारा ये लिखाएगा 301 इज इक्वल टू 301 इज इक्वल टू 5 प्लस 6n माइनस 6, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 301 इज इक्वल टू 6n माइनस 1, ठीक है। तो 302 इज इक्वल टू 6n, तो n इज इक्वल टू 302/6, ठीक है। इसको आप कट कर लीजिए, ये हो जाएगा 151/3, ठीक है। 151 ठीक है 151 और यहाँ 3 हो जाएगा, यानी कि नंबर जो हो जाएगा हमारा n का जो वैल्यू हो जाएगा वो 151/3। तो प्यारे बच्चों 151/3 जो है वो हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। देखिए आप देखिए, अगर ये 150 होता तो आपका जो 3 से डिविजिबल हो जाता, ठीक है। क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है उसके हिसाब से 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के हिसाब से नंबर्स जो है उसका सम जो है वो 3 से डिविजिबल होता है, तब वो नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाता है। यहाँ देखिए अगर ये हमारा 7 आया है ना, इसको अगर हम जोड़ें 5 और 1 और 1 7 आया, अगर ये 6 हो जाता तो ये हमारा डिविजिबल हो जाता, यानी कि अगर ये 150 रहता तो। लेकिन चूँकि ये फ्रैक्शन में आ गया है तो यहाँ लिख लेंगे, तो सिंस nth टर्म
must be in some whole number। यहाँ लिखेंगे क्योंकि nth टर्म जो है वो कोई ना कोई होल नंबर में होना चाहिए, दैट्स वाई 301 would not come in this AP। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि जो हमारा ये जो 301 है वो इस AP में नहीं आएगा, कहीं भी नहीं आएगा, क्योंकि यहीं से हमको पता लग गया। यहाँ अगर प्यारे बच्चों अगर नंबर्स कट के यहाँ कुछ भी आ जाता है, मान ले जाए कि n का वैल्यू आ जाता 3 या n का वैल्यू आ जाता 7, कुछ भी, तो इतना तो ये आ जाता। अगर मान सपोज दैट कि यहाँ आ जाता 7 कट करके, तो क्या होता कि फिर हम ये कह सकते थे कि ये जो 301 है वो 7वां टर्म में हमारा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो n का वैल्यू तो हमारा डेसिमल में आ रहा है, हमारा जो है फ्रैक्शन में आ रहा है। तो कभी भी नंबर्स जो हम लोग कहते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि 2.5वां या 3.5 प्लेस, ये नहीं कह सकते। कभी भी कहेंगे तो हम क्या है पूरा कहेंगे, है ना, कि दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा टर्म, 5वां टर्म। ठीक है, इस तरह से होता है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, पहले हमको बनाना पड़ेगा AP। तो सबसे पहले ऐसा 2 डिजिट नंबर बताइए जो 3 से डिविजिबल हो जाता है, 3 के टेबल में आ जाता है, ये बोले। ठीक है, जैसे कि 3 का टेबल आप लिखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों ये तो हमने एक टेबल इसका लिख दिया। ठीक है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, ऐसा पहला नंबर ऐसा लेना है जो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। सबसे पहला 2 डिजिट नंबर जो कि 3 के टेबल में आए या 3 से डिविजिबल हो जाए। तो ये हमारा हो जाएगा 12। इसके बाद 9 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, क्योंकि 15 सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा नंबर 12। तो यहाँ लिखेंगे 12 कॉमा। अब इसके बाद लिखते चलेंगे। ठीक है, पहला हो गया, पहला तो हमने लिख दिया। अब फिर 15, 18 सो ऑन होते होते अब ये लास्ट कहाँ तक जाएगा, तो कहता है कि लास्ट जाएगा 99 तक, क्योंकि इससे एक भी अगर आगे बढ़ाया, 2 भी आगे बढ़ाया तो ये चला जाएगा 3 डिजिट नंबर में। लेकिन हमको लेना है 2 ही डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर का सबसे लार्जेस्ट नंबर ऐसा नंबर जो कि 3 से डिविजिबल हो जाता है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल हो जाता है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब इसको लेंगे कि कितने नंबर्स हैं। अच्छा, लास्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर है 99। ठीक है, तो अगर हम ये पता कर लें कि ये 99 कितने नंबर ऑफ टर्म्स पर आया है, यानी कि आखिरी नंबर क्या 99 है। अब ये इस आखिरी टर्म का ही nth टर्म निकाल लें, पता कर ले कि भाई ये कितना कौन सा टर्म है आखिरी वाला टर्म। ठीक है, तो पता लग जाएगा हमको कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें। ठीक है, यही पता करना है कि कितने 2 डिजिट नंबर हैं ऐसे जो 3 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो 99 वो आखिरी नंबर है जो 3 से डिविजिबल हो जाता है। फर्स्ट नंबर दिस एंड लास्ट नंबर दिस। अब हम लोग को पता लगाना है कि इन दोनों के बीच में कितने और भी संख्या हैं। तो फर्स्ट ये है और लास्ट ये है। तो अगर लास्ट वाला का पता लग जाए कि ये कितने कौन सा टर्म है, तो हम बता देंगे भैया टोटल नंबर टर्म कितने हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, लेट सपोज कि an का वैल्यू ये हमारा है 99। ठीक है, यानी कि यही हमारा nth टर्म हो गया। 99 को मान लिया nth टर्म, क्योंकि हम लोग के n का वैल्यू निकालना है। जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बनाया वैसे ही सेम थोड़ा सा प्रोसेस इसका भी मिलता जुलता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, an की जगह हमने 99 लिख दिया। हम an का फॉर्मूला लिख देंगे a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 99। ठीक है, a की जगह 12 लिख देंगे प्लस
n की जगह छोड़ देंगे, n लिख देंगे, -1 कर देंगे, d की जगह यहाँ कितना है, तो चूँकि ये नंबर 3 से डिविजिबल है इसलिए 3 लिख देंगे, इज इक्वल टू 99। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3n - 3 इज इक्वल टू 99 - 12 कर देंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं, ये हो जाएगा 787। ठीक है, फिर यहाँ क्या करेंगे हम, 3n इज इक्वल टू 90 कर देंगे, यहाँ -3 है, ये जम करके इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 87 और +3 हो जाएगा 90। ठीक है, तो n का वैल्यू हमारा हो गया 90 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये हमको आ जाएगा 30। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे, यानी कि 30 टर्म ऐसे होंगे, कितने टर्म से आए बच्चों, 30 टर्म, 12 से लेकर के 99 के बीच में 30 टर्म ऐसे हो जाएंगे, यानी कि इंक्लूसिव 12 भी और 99 भी है ना, यानी 12 और 99 को भी लेना है। इसमें कितने टर्म्स होंगे, 30 टर्म्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे देयर आर, सो लिखेंगे सो देयर आर 30 2-digit numbers divisible by 3। क्या लिखेंगे, सो देयर आर 30 2-digit numbers divisible by 3। 2 डिजिट के संख्या में 30 ऐसे संख्या है जो 3 से डिविजिबल हो जाते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आपका ऊपर लिखा है, ये हमने बना लिया है। ठीक है, एक बच गया है ऊपर का क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद 2 क्वेश्चन आपके वर्ड प्रॉब्लम के हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ऊपर वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो कहता है फाइंड 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एपी, यानी कि ये जो हमारा एपी दिया गया है, इस एपी का लास्ट टर्म से 11 टर्म आपको बताना है। ठीक है, यानी कि यहाँ उल्टा मामला, यानी कि आपको फर्स्ट टर्म से 11 टर्म नहीं बताना है, आपको आखिरी वाले टर्म से 11वां टर्म पीछे, आखिरी वाले टर्म से 11वां टर्म पीछे आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट से नहीं बताना आपको। तो इसको करेंगे कैसे, ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहले तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि बीच में ये सारे के सारे के बीच में टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, उसके लिए वही तरीका कि लास्ट वाले को हम लोग an मानेंगे, फिर अगेन वही बनाते हैं कि an जो है हमारा -62 होगा। ठीक है, an की जगह लिखेंगे a + n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू -62। a हमारा कितना होगा, 10 हो जाएगा, और n - 1 हमारा क्या हो जाएगा, n - 1 की जगह n - 1, d हमारा कितना है तो चूंकि AP है इसीलिए कोई से भी 2 नंबर को घटा लीजिए आप, तो 7 - 10 हो जाएगा -3, तो -3 सब में हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे -3 इक्वल टू -62। ठीक है, तो यहाँ कर लेंगे हम लोग 10, यहाँ माइनस प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस अंदर में हो जाएगा 3n -3, क्योंकि ये वाला माइनस ऑलरेडी यहाँ माइनस में हम लिख चुके हैं। ठीक है, इज इक्वल टू -62, तो ये हो जाएगा आपको 10 - 3n माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू -62, ये हो जाएगा 13 - 3n इज इक्वल टू -62, 13 + 62 इज इक्वल टू 3n,
ये हो जाएगा आपको 3 2 5 6 1 7 75 इज इक्वल टू 3n, तो n इज इक्वल टू 75/3 यानी कि हो जाएगा 25। n का वैल्यू कितना निकल गया प्यारे बच्चों? n का वैल्यू निकल गया हमारा 25, यानी कि देयर आर 25 नंबर्स प्रेजेंट इन दिस AP। ठीक है, यानी कि इस AP में जो है 25 नंबर्स मौजूद हैं, इंक्लूडिंग फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ठीक है, अब बच्चों जब हमको पता लगे 25 टर्म है इसमें, तो अब क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, 11 टर्म जो है वो पीछे से मतलब लास्ट टर्म से 11वां टर्म है ना, तो हमारे पास 25 टर्म है ना, टोटल टर्म हमारे पास कितने हैं? 25। तो 25 में से जब हम 11 माइनस करेंगे, पीछे की तरफ आएंगे, तो आएगा हमारा 15वां टर्म। कितना टर्म आएगा हमारा प्यारे बच्चों? 15वां टर्म आएगा स्टार्टिंग से, यानी लास्ट से। क्या कर रहे हैं? अगर हम इसको करना क्या है, इसको सीधा कर लेना। हमको क्या करना है? हम ये सब इतना झोल क्यों कर रहे हैं, इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि हमको इसको सीधा करना है, ये उल्टा है। मतलब हम क्या निकालते आ रहे थे? हम निकालते आ रहे थे फर्स्ट, यानी फर्स्ट टर्म से 11वां टर्म, 12वां टर्म, 13वां टर्म, लेकिन यहाँ तो उल्टा बोल रहा है। यहाँ तो बोल रहा है लास्ट वाले से आपको 11 टर्म बैक निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे? हम इसको सीधा करेंगे कि अगर लास्ट से 11 टर्म का मतलब पहले फर्स्ट टर्म से फिर कितना टर्म हुआ, लास्ट से 11वां टर्म जो टर्म होगा वो फर्स्ट वाले से कितना टर्म होगा। तो लास्ट वाले से जब 11वां टर्म आप जाइएगा तो वो फर्स्ट वाले से 15वां टर्म आएगा। फर्स्ट वाले से क्या टर्म आएगा? 15वां टर्म आएगा। ठीक है, क्योंकि 11 माइनस करना है, तो 25 में से आप जब 11 माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 15। ठीक है, आपका कितना आएगा? 15वां टर्म आएगा। आप अब अपने से भी गिन सकते हैं। ठीक है, काउंट भी कर सकते हैं आप। ये आएगा 15वां, यानी कि 15 टर्म। तो 15 टर्म आया, तो 15 टर्म को हम जो है पहले से भी तो लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 15 टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं? पहले से सकते हैं। पता लग गया कि भाई जो 11वां टर्म लास्ट से है वो पहले वाले से 15वां टर्म पर है, तो हमको पता लग जाएगा। हम क्या करेंगे इसको? मीन्स दैट कि हमको फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड A15 हमको फाइंड करना है, यानी 15 टर्म फाइंड करना। एकदम इजी हो गया अब कि भैया A + 14D, मतलब A + 14D फाइंड करिए। A का वैल्यू कितना है? 10 है। अब 14, D का वैल्यू कितना निकाले हैं? -3 निकाले हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? 10 प्लस थोड़ी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 14 तिया 42। ठीक है, 14 तिया 42 हो गया। ये हो जाएगा -32। ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों? हमारा आंसर निकल गया कि भैया जो लास्ट वाला टर्म है उससे जो 11वां टर्म आएंगे पहले वाले टर्म की तरफ, यानी लास्ट टू फर्स्ट 11वां टर्म जो है वो हमारा 32 है। या ऐसा बोले, फर्स्ट से लास्ट की तरफ जो 15वां टर्म है वो हमारा 32 -32 है। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। एक ही चीज़ को आप पीछे से भी बोल सकते हैं, पीछे से आगे की तरफ 11वां टर्म और आगे से पीछे की तरफ 15वां टर्म। ठीक है, ये हमारा कितना निकला? -32। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमारे 2 क्वेश्चंस हैं NCERT के। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एक वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। इसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कहता है कि द सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। ठीक है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। डू दीज interests form AP? If so, then find interest at the end of 30 years। कहता है कि भैया 1000 रुपये किसी ने जमा किए। ठीक है, ध्यान से सुनिए, 1000 रुपये किसी ने जमा किए अपने प्रिंसिपल के तौर पर, मूलधन के तौर पर। ठीक है, अब उसको भैया उस 1000 का इंटरेस्ट उसको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पहले साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसको इस फॉर्मूले से P × R × T/100 से निकाल लेंगे। ठीक है,
फिर दूसरे साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा तो उसी तरह से निकाल लेंगे, तीसरे साल में कितना मिलेगा उसी तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। तो कहता है कि क्या बताइए कि उसको जो हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है क्या वो एपी में बन रहा है, क्या वो एक सर्टेन जो पैटर्न जो है एपी का वो एपी के पैटर्न के हिसाब से बन रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपने लिख दिया P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P हमारा कितना है 1000 है, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा 1000 है, रेट कितना है 8%, ठीक है। टाइम कितना है 1 ईयर डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो क्या क्या करेंगे यहाँ 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा आ गया कितना 80, ठीक है। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों हमने जो है सेकंड ईयर का निकाल लिया है 160, ठीक है। उसी तरह से थर्ड ईयर का हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप थर्ड ईयर का निकालेंगे SI4 फॉर थर्ड ईयर, ठीक है। SI4 थर्ड ईयर जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 240, ठीक है। आप इसको निकाल के चेक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ हमको देखने को ये मिल रहा है कि सबसे पहला ईयर का जो इंटरेस्ट है वो है 80, फिर 160, फिर 240। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है इस तरह से जो है हमारा ये एपी का फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं, इस तरह से देख लेंगे। 160 में से 80 घटाएंगे तो हमारा 80 हो गया, 240 में से 160 घटाएंगे तो हमारा 80 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो है एपी का फॉर्मेशन हमारा हो गया है। अब ये कहता है कि अगर ये एपी बन गया है तो आपको क्या करना है, फिर बताना है कि 30 साल के बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि हमको निकालना है 830, ठीक है। जैसे कि इसी तरह से बढ़ता हुआ 30 साल का भी तो आ जाएगा कभी, तो हमको पता लगना है कि वो कितना है। तो हम क्या करेंगे कि भैया 830 निकाल लेंगे, यानी कि 30वां टर्म हम लोग निकाल लेंगे। 30वां टर्म जो होगा वो तीसरे, चूँकि हम क्या कर रहे हैं पहले साल, दूसरा साल, तीसरा साल, इसी तरह से करता करता तीसरा यानी 30वां साल भी तो आएगा। जो 30वां साल होगा तो हम क्या करेंगे भैया 30वां साल को हम लोग 30वां टर्म मान लिए हैं, तो 30वां टर्म निकाल लेंगे, उसका इंटरेस्ट पता लग जाएगा 30वां टर्म में क्या इंटरेस्ट हमारा लगेगा, ठीक है। तो ये जो होगा वो सिंपली हो जाएगा A+29D। हमने बताया आपको कि जितना भी टर्म निकालना है एक घटा के यहाँ लिखते हैं। हमारा फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया 80, 29 इंटू डी, डी जो हमारा वो कितना है प्यारे बच्चों 80 है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 80 प्लस, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग जो है ये इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये आएगा कितना 2320 रुपये, यानी 2320 और उसमें से 80 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2400, यानी कि 2400 रुपीज़ इसको जो है मिलेगा 30 साल के बाद, अगर ये एक साल 1000 रुपये इन्वेस्ट करता है तो, ठीक है। यानी कि 830 हमारा यानी 30वां टर्म जो है हमारा इतना निकल के यही हमारा रुपीज़ में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्वेश्चन दिया है कि इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, ठीक है। फर्स्ट रो में आपके कितने प्लांट्स हैं तो 23 है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि सेकंड रो में 21 है, सेकंड रो में 21 है, फिर जो है थर्ड रो में 19 है, फिर इसी तरह से लास्ट रो दिया हुआ है कि देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, ठीक है। कि कहता है कि 5 रोज प्लांट जो है आखिरी वाले में, सबसे लास्ट वाले में, ठीक है। यहाँ हो क्या रहा है प्यारे बच्चों कि यहाँ फ्लावर के पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। एक नर्सरी है, वहाँ पर एक फ्लावर के पौधे लगे हुए हैं। तो फर्स्ट रो में कितने फ्लावर्स है, फर्स्ट रो में जो है 23 रोज़ के प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है। एक लाइन में, एक कतार में, उसके पीछे फिर एक कतार है उसमें कम है, यानी धीरे धीरे क्या आ रहा है कि रोज़ के जो प्लांट्स हैं वो धीरे धीरे क्या आ रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं, ठीक है। आखिरी में कितने हैं 5 है, ठीक है। बीच के कितने जो है रोज जो है वो आपको नहीं बताया गया कि कितने रो, वही निकालना है हमको कि बताइए कि हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, ठीक है। हाउ मेनी रोज है ना, कितने रोज है, यानी कितनी लाइनें जो है ये आपको दिखाई गई हैं। यानी कि अगर इसको हम इस तरह से कर लें, ठीक है, मान लीजिए कि ये आपके 23 है, ये आपका 21 है, ये आपका 19 है, बीच का नहीं बताया गया, आखिरी वाला बताया गया कितने हैं। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने कतारें हैं, ये कतार जो लगी हुई है यानी कि रोज़ प्लांट्स की कितनी कतारें हैं, ठीक है। तो ये कतार हमको निकालना पड़ेगा कैसे,
तो अगर हमारा जो लास्ट वाला है 5, इसको अगर हम an मान ले तो हमारा कतार निकल जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएंगे, कितने टर्म्स हैं। ठीक है, सबसे पहले ये तो पता करें कि ये AP में है कि नहीं है। ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़। ठीक है, अगर ये AP में है ही नहीं तो फिर तो आगे प्रोसीड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ देख लीजिए 21 में से 23 घटाएंगे -2 आएगा, 19 में से 21 घटाएंगे -2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा AP में आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 5। ठीक, a हमारा कितना है 23 है, प्लस n-1 d हमारा -2 है इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा 23 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 2n इज इक्वल टू 5, माइनस 2n इज इक्वल टू -20। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10। यानी कितने रोज़ हमारे आ जाएंगे बाबू, हमारे 10 रोज़ आ जाएंगे। ठीक है, यही आपको फाइंड आउट करना